नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का फाइन लर्निंग के ऊपर। हम भारतीय संविधान का जो सेलियन फीचर सब है वो अभी तक देख चुके हैं लक्ष्मीकांत के हिसाब से। अब उसी में कुछ एंड के पेजेस पे बहुत अच्छे से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग फॉर्म्स और टॉपिक्स के बीच डिवाइड करके समझाने का प्रयास किया गया है। चाहे आर्टिकल्स हो, चाहे शेड्यूल्स हो, चाहे पार्ट्स एंड सब्जेक्ट्स हो, इन सबों को बता करके बड़े अच्छे से एक कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक जो समझ है वो पहले बार में आपको आ जाए। कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़े उससे पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरऑल व्यू पॉइंट देख ले, ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन आपको कैसा समझ में आएगा वो बहुत अच्छे तरीके से इन पार्ट्स और शेड्यूल्स की मदद से आपको समझाया गया है। तो हम आइए पार्ट्स एंड सब्जेक्ट्स वाला टॉपिक कंप्लीट करते हैं। तो पार्ट्स और सब्जेक्ट यानी या तो कोई पार्ट होगा या कोई सब्जेक्ट है जो कि आर्टिकल्स के अंतर्गत दिया गया है। अब इन पार्ट्स और सब्जेक्ट को जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि किस तरह से आर्टिकल्स को ग्रुप में डिवाइड करके कॉन्स्टिट्यूशन को समझना आसान है। जैसे यहाँ पहला ही पार्ट आपके सामने जो दिख रहा है वो एक पूरी तरह से यूनियन और जो उसका टेरिटरी है उसके बारे में बता रहा है और आर्टिकल है उसके कुछ। तो इसी तरीके से आपको ओवरऑल एक जो जिस्ट होता है वो समझने में आपको यहाँ पहली बार में हेल्प कर देगा सीधे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले। तो अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, लगता है कि हम आपके लिए जो एफर्ट कर रहे हैं वो certain way में helpful है, then you should definitely do your certain amount of help to us, and that is by subscribing our channel, liking our videos, sharing it among your friends, families and whoever is preparing and studying with you। आइए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स एंड सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए। तो इसके अंतर्गत पार्ट्स एंड सब्जेक्ट में जो सबसे पहला पार्ट आता है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। हमारा भारत का जो यूनियन एज अ कंट्री किस तरह से होगा, उसकी जो भूमि है, जो उसका ज़मीन है, वो किस तरीके से उसके अंतर्गत उस पर शासन होगा, प्रशासन होगा, किस तरह से वो हमारे में सम्मिलित हुआ है या हमसे अलग होने की अगर कोई विधा है तो वो सारी विधाएं आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो हमारे यूनियन और टेरिटरीज को जो आर्टिकल दिया गया है वो है आर्टिकल 1 to 4, यानी आर्टिकल 1 से 4 के बीच जो केंद्र है और जो भी उस हमारे देश के अंतर्गत जो आने वाली भूमि है उससे जुड़े हुए तमाम जानकारी, जो भी अगर एडिशन हो रहा है, कोई अमेंडमेंट है, वो सब कुछ फाइनली आर्टिकल 1 to 4 के अंतर्गत ही आएगा या ऐड किया जाएगा। तो ये था हमारा आर्टिकल 1 to 4 पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं हम पार्ट 2 की ओर। हमारा जो पार्ट 2 सिटीजनशिप यानी नागरिकता। नागरिकता आप किसी भी देश की प्राप्त करते हैं जब आप उस देश के निवासी होते हैं। कुछ नियम है, कुछ कानून है, उसके अंतर्गत ही आपको किसी देश की नागरिकता मिलती है। हमारे देश की नागरिकता, हम पैदा हुए हैं, हम इसी देश के हैं, फिर भी कुछ ना कुछ नियम है। जब आप लॉ पढ़ेंगे तो आपको वो नियम और वो लॉ की जानकारी मिलती है। इन सभी सिटीजनशिप से जुड़े हुए मुद्दे जो होने चाहिए और जो होते हैं, चाहे हमारे लिए हो, चाहे कोई बाहरी नागरिक जो भारत का सिटीजन बनना चाहता है, या कोई एलियन हो चुका है यानी कोई देश छोड़ना चाहता है, या कोई एनिमी हो चुका है यानी कोई देश का शत्रु हो चुका है, उन सभी केसेस में उनके साथ क्या व्यवहार होगा, क्या उनके साथ जो उनका नागरिकता है उस पर क्या असर पड़ेगा, वो तमाम जानकारी आपको सिटीजनशिप पार्ट 2 में मिलता है। और इसका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 5 to 11। तो आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप, आर्टिकल 1 to 4 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आप ऐसे भी समझिए कि पहले यूनियन की बात करता है, पहले केंद्र की बात करता है, केंद्र और देश, जमीन की भूमि। अब उस जमीन की भूमि की जब बात हो गई तो उस जमीन के नागरिकों की बात करता है। तो पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज जो आर्टिकल 1 से 4 है। अब उस देश के नागरिक की बात हुई तो नागरिक की बात आ गई आर्टिकल 5 से 11 तक। उसके बाद पार्ट 3 आता है। पार्ट 3 अब उसी नागरिक जो पार्ट 2 में जो नागरिक था सिटीजनशिप में, अब पार्ट 3 में उस नागरिक के अधिकारों की बात होगी। तो वो नागरिक के अधिकार फंडामेंटल राइट्स कहलाए, यानी उसके मौलिक अधिकार कहलाए। ये मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 के बीच आ जाते हैं। तो हमारे मौलिक अधिकार जो पार्ट 3 में है वो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 के बीच आपको मिल जाएंगे। तो ये है हमारा मौलिक अधिकार के ऊपर।
उसके बाद जब आपको मौलिक अधिकार मिल जाएगा, यानी जब आपको ये पता हो जाएगा कि अब आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, आप इस फंडामेंटल राइट्स के तहत आपको क्या क्या सुविधाएं देश में मिलनी चाहिए, किन किन चीज़ों का आपको अधिकार है, ये सब आपको फंडामेंटल राइट बताएगा। क्योंकि राइट का मतलब ही होता है आपका अधिकार, और जब आपको कोई अधिकार मिलता है तो जाहिर सी बात है उस अधिकार के अंतर्गत आपको कोई बहुत से फायदे, बेनिफिट्स, बहुत कुछ मिलता है। तो ये फंडामेंटल राइट, एक इस पे पूरा डिटेल चैप्टर है, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छे से हम फंडामेंटल राइट को वहां समझेंगे। उसके बाद आता है पार्ट 4। पार्ट 4 बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 3 में आपने फंडामेंटल राइट देखा, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक, 12 टू 35। अब पार्ट 4 कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नागरिक को उसका कानून मिल गया पार्ट 3 में। पार्ट 4 में कहता है अभी भी जो राज्य है, जो गणतंत्र है, जो सरकार है, उसके क्या पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि वो नागरिकों के लिए किस तरह के कानून बनाए, देश हित में किस तरह के कानून बनाए। वही बात करता है पार्ट 4 में कि डायरेक्टिव्स है, दीज आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, दीज आर प्रिंसिपल्स, दीज आर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये दिए गए हैं राज्य को। राज्य कौन है? राज्य वो है जो हमारे देश के तमाम व्यवस्थाओं को देखता है। हमारे देश के तमाम व्यवस्थाओं को कौन देखता है? तो हमारे देश के तमाम व्यवस्थाओं को देखती है हमारी चुनी हुई सरकार, और सरकार की सहायता करती है इसमें जो हमारा न्यायपालिका है, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, ये सब मिलके आपस में जो देश का सरकार है वो चलाते हैं। और इस तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो धीरे धीरे देश में लागू किया जाता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो लॉ है वो है जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक आ जाता है। अब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल से आगे बढ़ते हैं। अब हमने फंडामेंटल राइट देख लिया कि नागरिकों के कानून क्या है। उसके बाद हमने ये देख लिया कि भाई उन नागरिकों के लिए और क्या क्या नियम बनाने चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी राज्यों को क्या आदेश है कि आप और देश और नागरिकों के लिए और क्या क्या कानून आपको लेकर आने हैं। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाला चैप्टर जब डिटेल में आएगा वहां हम देखेंगे। पार्ट 4 में ही एक सब टॉपिक ऐड किया गया पार्ट 4A करके, ठीक है, और उसको बोला गया फंडामेंटल ड्यूटीज। अब नागरिक को उसका अधिकार मिल गया, नागरिकों के लिए आदेश जारी हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल के थ्रू। अब नागरिक का कुछ धर्म भी होना चाहिए राज्य के प्रति। हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन था नहीं, मतलब ऐसा रखा नहीं गया, क्योंकि माना गया कि हमारे नागरिक इतने डेवलप हुए हैं, इतना मेहनत करके देश को आज़ाद पाया है, तो ये अपने धर्म को समझते हैं। पर बाद में लगा कि नहीं, नागरिकों को उनका धर्म बताना आवश्यक है, तो इसके तहत इस पार्ट को ऐड किया गया और इसको पार्ट 4 के अंतर्गत ही पार्ट 4A में करके मेंशन किया गया और टॉपिक का हेड रखा गया, यानी इस पार्ट का नाम रखा गया फंडामेंटल ड्यूटीज। और इसको जो आर्टिकल मिला वो है आर्टिकल 51A, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल जहां खत्म होता है 36 से 51 जाता है, उसी 51 में से एक और आर्टिकल ऐड किया गया आर्टिकल 51A के तौर पे, जिसमें तमाम फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो रख दिए गए। ड्यूटीज हो गए। अब ये सभी भाई नागरिक हो गया, देश हो गया, नागरिक हो गया, उसके लिए कानून हो गए, उसके लिए उसके अधिकार हो गए, अब उसके ड्यूटीज हो गए। अब बात करते हैं सीधे केंद्र की। नागरिक से आगे बढ़िए, आइए पार्ट 5 पे, यानी देश का जो केंद्र है उसकी ओर बढ़ते हैं। पार्ट 5 द यूनियन। जो केंद्र है, यानी केंद्र के तौर पे केंद्र का क्या काम है, क्या जिम्मेदारी है, केंद्र में कौन कौन होगा, किस किस लोगों से मिलकर केंद्र बनेगा, ये सभी कुछ आपको पार्ट 5 द यूनियन में मिलता है। तो पार्ट 5 द यूनियन, और इसके जो आर्टिकल हैं वो है आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक। आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक द यूनियन आ जाता है, यानी हमारा केंद्र से जुड़े हुए तमाम विधि विधाएं आपको इन आर्टिकल्स के अंतर्गत मिल जाएंगी। आर्टिकल्स का सब आर्टिकल भी होगा, उसका सब आर्टिकल भी हो सकता है, पर कोशिश किया जाता है कि इन सभी आर्टिकल्स के बीच में जो यूनियन है उसके तमाम जानकारी दे दी जाए। उसी तरह यूनियन की जब बात हो गई, केंद्र की बात हो गई, तब बात होगी भाई राज्यों की, पार्ट 6 में। और ये आर्टिकल है ठीक केंद्र के बाद शुरू होता है 152 से लेकर के 237 तक। जिस तरह आर्टिकल्स की बात होगी, जिस तरह यूनियन की बात होगी 52 से 151 में, उसी तरह राज्यों की बात होगी पार्ट 6 स्टेट्स 152 से लेकर 237 में। तो ये थे कुछ मुख्य। चलिए पार्ट 7 की ओर बढ़ते हैं। अब जहां हम बात पार्ट 7 की कर रहे हैं, वहां आप देखिएगा कि पार्ट 7 को
डिलीट कर दिया गया है। जब संविधान बना था तो राज्य को अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ये व्यवस्था ही पार्ट 7 के अंतर्गत थी। जब आज ये व्यवस्था ही नहीं है, आज जब सभी राज्य एक समान है, तो इन व्यवस्थाओं का जो नियम है उसको भी हटाना आवश्यक हो गया। तो पार्ट 7 इन्हीं व्यवस्थाओं पे बेस्ड था। आर्टिकल मिला हुआ था 238। आपने पीछे देखा है कि राज्यों वाला जो आर्टिकल है, जो स्टेट्स वाला जो आर्टिकल है, वो 237 के ऊपर खत्म होता है। ठीक है, तो जब 237 के ऊपर वो खत्म हुआ, वहीं से जो हमारा अगला आर्टिकल है, जो ये राज्य के ऊपर जो आपने आर्टिकल देखा था 237, अब ये जब खत्म हो गया, वहीं से हमारा पार्ट 7 238 बढ़ता है। पर पार्ट 7 एज की वो व्यवस्थाएं ही खत्म हो गई, तो पार्ट 7 को भी डिलीट करना पड़ा। सो आप ये याद रखेंगे, पार्ट 7 इज डिलीटेड, स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल 238 रिपील्ड। आ जाइए पार्ट 8 के ऊपर। पार्ट 8, जब हम केंद्र की बात कर दिए, जब हम बात कर दिए राज्यों की, तो अब राज्य के बाद बारी किसकी आती है? तो पहले था स्टेट बी पार्ट, जो ग्रुप में स्टेट्स थे उनकी, तो अब वो ग्रुप खत्म हो गया, तो वो तो डिलीट हो गया पार्ट 7। अब पार्ट 8 पे तब बात आ जाती है यूनियन टेरिटरीज की। केंद्र हो गया, राज्य हो गया, अब बात आएगी हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी। पार्ट 8, द यूनियन टेरिटरीज। और इसके जो आर्टिकल है, यानी तमाम विधि विधाएं जो केंद्र शासित प्रदेश के लिए होने चाहिए, गवर्नर होगा कि कमिश्नर होगा, ये सब, या फिर किसी यूटी को आपको शायद हो सकता है कि विधानसभा भी मिल जाए, तो ये सारी व्यवस्थाएं वगैरह जो है वो तमाम चीज़ें आपको यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत जो आर्टिकल्स हैं 239 से 242 तक, ये सब कुछ आपको यहाँ मेंशन्ड इन डिटेल, जब आप संविधान पढ़ते हैं और इन आर्टिकल्स को प्रॉपर डिटेल में पढ़ते हैं, वहाँ आपको ये मिल जाता है। तो पार्ट 8 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, जो कि आर्टिकल 239 से लेकर के आर्टिकल 242 तक है, और ये है पार्ट 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए पार्ट 9 की ओर बढ़ते हैं। पार्ट 9 बात करता है पंचायत सिस्टम की। अगर आपको याद है तो पार्ट 9 जो है, जो पंचायत के ऊपर ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसको अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। ठीक है, अगर आप में से किसी को याद है, कोशिश करिए 1992-93 वाला जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके बारे में पढ़िए, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी शेयर करें। हम भी देखते हैं आप कितना फोकस कर पाते हैं। चलिए पार्ट 9, द पंचायत। पंचायत बाद में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, और जो आर्टिकल इसको दिया गया वो 243 से लेकर के 243O तक। तो देखिए, एक ही आर्टिकल के अंतर्गत बहुत से आर्टिकल्स हो सकते हैं और बहुत सी उनमें बातें हो सकती हैं। तो द पंचायत, यानी जो पंचायत है हमारे देश का, उसको जो आर्टिकल मिला है, क्योंकि अब हम यूनियन टेरिटरीज जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी बात हो गई, उसके बाद बात पंचायत की आ गई है। पंचायत 243 से स्टार्ट होगा और 243O तक जाएगा। पंचायत के बाद बात आती है म्यूनिसिपैलिटीज़ की। पंचायत वाले अमेंडमेंट के साथ साथ ही म्यूनिसिपैलिटीज़ का भी अमेंडमेंट आया था, और देश में म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत को काफ़ी पावर और अथॉरिटी देने की बात हुई थी। जो लोकल लेवल पे जो हमारा जो प्रशासन है उसको मजबूत करने की बात हुई थी, और उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था ये पंचायत एंड यूनियन टेरिटरी। तो पार्ट 9 दिया गया था पंचायत को, पार्ट 9A दिया गया म्यूनिसिपैलिटीज़ को, और 243 के अंतर्गत ही हमारा कहानी अभी चलेगा। बहुत बड़ा किया जा सकता है किसी भी आर्टिकल को, उसमें आप एडिशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। वही आप यहाँ देखेंगे 243 से लेकर 243O तक पंचायत था। वहीं म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं 243P। जैसे ही O पे पंचायत खत्म हुआ, म्यूनिसिपैलिटी 243P के ऊपर शुरू हुआ, और ये 243ZG तक जाता है। अब ZG क्या है? तो पहले P से लेके PQRSTUVWXYZ तक गया, फिर Z के बाद ZA लगा दिया गया, और अंतिम G तक गया। तो ये हम आशा करता हूँ मैं आप समझ गए होंगे। तो 243P से लेकर के 243ZG तक हमारा जो म्यूनिसिपैलिटी है उसका आर्टिकल सब मौजूद है। आइए पार्ट 9B पे, ये और बाद में ऐड किया गया था। पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। जब हमारे देश में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल के तौर पे देखा जा सकता है, चाहे अमूल का हो या कोई भी ऐसा बड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जो कंट्री को आज बदलने में काफ़ी हद तक कामयाब रहा है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का भी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा समझा गया। बाद में इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू अमेंडमेंट एक जगह दी गई, और जो आर्टिकल दिया गया वो पहले तो पार्ट दिया गया। तो पार्ट 9 के ही अंतर्गत पार्ट 9B में हमारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको स्पेस मिलता है। जो आर्टिकल इसको दिया जाता है वो है 243ZH से लेकर के 243ZT तक।
243ZH से लेकर के 243ZT तक। ठीक है, ये है हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो आर्टिकल्स हैं, उसके अंतर्गत तमाम आपको जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में वो आपको यहाँ इस आर्टिकल में मिल जाएगा। अगर कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा तो बाद में और इसी के अंतर्गत ऐड किया जाएगा। उसके बाद शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। देखिए भाई, हर तरह का राज्य हो गया, केंद्र हो गया, राज्य हो गया, यूटीज हो गए, पंचायत हो गए, म्यूनिसिपैलिटी हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। आखिरकार जो हमारा जो ज़मीनी भाग में कुछ बचा हुआ था तो वो है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया। तो पार्ट 10 दिया गया है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज को। पार्ट 10 एक बार फिर से किसके लिए है? शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के लिए। इसका आर्टिकल ठीक 243 के अंतर्गत ही आपने देखा है, पार्ट 9 के तमाम आर्टिकल्स आ जाते हैं। ठीक उसका अगला आर्टिकल शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज पार्ट 10 के लिए है, 244 से लेकर के 244A तक। दो मुख्य आर्टिकल्स हैं, इसके अंतर्गत बहुत सारे आपको सब आर्टिकल्स मिलेंगे, वो अलग है, पर आपको जो मेजर जानना है कि शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज की जब बात होगी तो वो पार्ट 10 में आता है, और जो उसका आर्टिकल है वो 244 से लेकर के 244A तक है। आगे बढ़ते हैं पार्ट 11। और क्योंकि अब देखिए राज्य हो गया, केंद्र हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया, पंचायत हो गया, अब इनके बीच संबंध भी स्थापित होना चाहिए। तो 10 तक हमने तमाम एरियाज जो भारत में हो सकते हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो भारत में हो सकती है वो देखें। अब पार्ट 11 में आप देखिएगा कि इन्हीं व्यवस्थाओं के बीच संबंध स्थापित किया गया है, और इसीलिए पार्ट 11 है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। संबंध है, संबंध की बात कर रहा है कि केंद्र और जो राज्य हैं उनके बीच किस तरह का आपसी संबंध होगा, एक दूसरे के साथ वो किस तरह कार्य करेंगे, किस तरह से एक दूसरे से गिव एंड टेक वाला जो रिलेशनशिप है वो होगा, हेल्प वाला जो रिलेशनशिप है वो होगा, एक दूसरे के कार्यों में किस तरह से दूसरा आ सकता है या किस तरह से दूसरा एब्सटेन करेगा, यानी बिल्कुल नहीं दूसरे के कार्य में अपना टांग अड़ाएगा। तो ये तमाम व्यवस्थाएं, इन तमाम व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई जो आर्टिकल है वो आपको 245 से लेकर 263 तक मिल जाएगा। ठीक है, तो संबंधों के लिए जो आर्टिकल है वो 245 से लेकर के 263, और किसके बीच संबंधों के लिए? तो यूनियन एंड स्टेट्स के बीच, और यह आ जाता है हमारा पार्ट 9 में। तो पार्ट 9 के अंतर्गत जितने भी हमारे ये रिलेशन की बात है, केंद्र किस तरह से कार्य करेगा राज्य के साथ, राज्य किस तरह से काम करेगा केंद्र के साथ, ये सारी व्यवस्थाएं आपको पार्ट 11 में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पार्ट 12 की ओर। क्योंकि अब संबंध हो गए, पर किसी भी संबंध को प्रगाढ़, मजबूत या फिर कहिए कि स्पष्ट रखने के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। हम सब पैसे का महत्व समझते हैं। तो पार्ट 12 बात करता है उन्हीं पैसों की, पैसे से जुड़ी हुई जितनी व्यवस्थाएं हैं, जो पैसा में काउंट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है पैसा जो नोट है वही है, अन्य तरह के बहुत से पैसे होते हैं, बहुत से खर्चों के तरीके होते हैं, खर्चों को मैनेज करने के तरीके होते हैं, वो सब आपको पार्ट 12 में मिलेगा। तो पार्ट 12 टॉक्स अबाउट फिनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। ये है पार्ट 12 का जो पूरा बखान है कि फिनेंस हो सकता है, कोई भी जो लेन देन का विषय है, कोई प्रॉपर्टी संपत्ति, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई आपसी कॉन्ट्रैक्ट है राज्यों के बीच, या विदेशी कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो जिसमें पैसे की बात रखती है, कोई सूट है यानी कोई क्लेम है। तो इन सबों को पार्ट 12 में रखा गया है। पार्ट 12 का नाम ही है फिनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 264 से लेकर के आर्टिकल 300A तक। बिल्कुल 300 पहुंच जाइए। आर्टिकल 264 से लेकर के 300 तक ही था। बाद में एक फंडामेंटल राइट को मिटाया गया और उसकी जगह ये जो 300A है इसको ऐड किया गया। अगर आपको किसी को याद है कि वो क्या है फंडामेंटल राइट जिसको मिटा के बाद में एक लीगल राइट का तवज्जो दिया गया, एक लीगल राइट उसको बनाया गया, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमें कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी ज़रूर देंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पार्ट 12 फिनेंस से जुड़ा हुआ। आइए पार्ट 13 पे आते हैं। फिनेंस की बात हो गई, पर इन फिनेंस के लिए जो पैसा है वो कहाँ से जुटेगा? पैसा जुटेगा व्यापार से। कैसे जुटेगा? पैसा जुटेगा व्यापार से। और ये व्यापार करेगा कौन? ये व्यापार करेगा भारतीय लोग। तो भारतीय लोगों के व्यापार से जुड़े हुए भी व्यवस्थाओं के बारे में जो जानकारी है वो, या उससे जुड़े हुए जो नियम कानून है वो, उसकी जो चर्चा है वो पार्ट 13 में की गई है। पार्ट 13 ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के अंदर ही किस तरह से व्यापार होगा, किस तरह से ट्रांसफर ऑफ गुड्स होगा, ये सबों को लेकर पार्ट 13 जो है वो
बड़े अच्छे से, बड़े ही विस्तृत तौर पे, डिटेल्ड मैनर में बहुत अच्छे से जो पार्ट 13 है इन विचारों को, इन कानूनों को कवर करता है। और जो आर्टिकल है वो आर्टिकल ठीक 300 से स्टार्ट होगा और 307 तक जाएगा। तो ये पार्ट 13 हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं पार्ट 14 की ओर। पार्ट 14 बात करता है सर्विसेज की। सर्विसेज जो केंद्र के बीच, केंद्र के लिए होंगी या केंद्र के अंतर्गत होंगी या राज्य के अंतर्गत होंगी। आमतौर पे आप हम इसी सर्विस के लिए, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे केंद्र का जो यूपीएससी हो, या अन्य इसी तरह के इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम्स हो, मेडिकल सर्विसेज के एग्जाम्स हो। सो देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ एग्जाम्स जो सर्विसेज यूनियन और स्टेट्स के बीच आते हैं। इन तमाम सर्विसेज को जिस पार्ट के अंतर्गत रखा गया वो पार्ट है पार्ट 14। और जो आर्टिकल दिया गया वो है आर्टिकल 308 टू आर्टिकल 323, 323, 308 से लेकर के 323 तक। देखिए अब पार्ट 12 में व्यापार हो गया, पर इन व्यापार को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, जो व्यवस्थाओं को जो उचित ढंग से चला सके उसके लिए चाहिए था एक सर्विस। वही पार्ट 14 में उस सर्विस को दिया गया, सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। ये तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए क्योंकि आप मोस्टली इन्हीं सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल्स आपको बिल्कुल मुंह जबानी, बिल्कुल एकदम ऑन द टंग होना चाहिए ऑलवेज। पार्ट 14 सर्विसेज अंडर यूनियन एंड द स्टेट्स, आर्टिकल 308 से लेकर के आर्टिकल 323 तक। आइए आगे बढ़ते हैं पार्ट 14A। बाद में हमें आवश्यकता लगा कि सिर्फ इन्हीं सर्विसेज से काम नहीं चलने वाला है। एक और जो सर्विस है जिसको सीधे सीधे हम सर्विस बोल भी नहीं सकते हैं, उसको ऐड करते हैं, और वो है ट्रिब्यूनल्स। रिटायर्ड हमारे हाई कोर्ट हो गए या सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल होते हैं, जजेस होते हैं, उनके लिए ये पार्ट ऐड किया गया क्योंकि इनको ट्रिब्यूनल्स में जगह दी गई है। या कोई और एक्सटिंग्विश मेंबर्स हैं, जूरी मेंबर हैं, उनके लिए पार्ट 14A बनाया गया, जिसके अंतर्गत ये आर्टिकल 323A से लेकर के 323B। देखिएगा कि जहां सर्विसेज एंड होता है उसी के तहत दो और आर्टिकल्स ऐड किए गए, 323A, 323B। अब हम ट्रिब्यूनल से आगे बढ़ते हैं और भाई व्यवस्थाएं हो गई, व्यापार हो गया, फिनेंस हो गया, पर सरकार कौन चुनेगा? तो सरकार के लिए चुनने का जो व्यवस्था है वो ले आओ फिर। तो आ जाता है इसी में पार्ट 15 जो बात करेगा इलेक्शन से जुड़ी हुई तमाम व्यवस्था, पॉलिटिकल पार्टी, जो भी फलाना ठिकाना, सब इलेक्शन के अंतर्गत आ जाता है और वो पार्ट 15 में आ जाता है। और जो आर्टिकल्स दिए गए हैं वो है 324 से लेकर के 329A तक। पार्ट 15 इलेक्शंस की बात करेगा, आर्टिकल 324 से लेकर के 329A तक। आगे बढ़िए पार्ट 16 पे। ये बात करता है स्पेशल प्रोविजंस की, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। कोई ग्रुप है, कोई क्लास है जो पिछड़ा हुआ है, या कोई ग्रुप है या क्लास है जिसको स्पेशल व्यवस्था चाहिए, कंट्री में कोई हिस्सा है जहां कुछ इश्यूज हैं, उन सभी इश्यूज को टैकल करने के लिए भी एक ग्रुप रखा गया, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। आदिवासियों के लिए हमारे देश में कई बार प्रॉब्लम है, काफ़ी पीछे रह चुके हैं हमारे जो आम समाज है उससे, उनके लिए कोई स्पेशल जो प्रोविजंस वगैरह है वो किए जाते हैं, वो सब आपको मिल जाएगा 300 से लेकर के 342 आर्टिकल जो है उसमें मेंशन आपको मिल जाएगा। तो आर्टिकल 330 से लेकर के आर्टिकल 342 तक स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये स्पेशल प्रोविजन वाला जो व्यवस्था है, ये हमारे संविधान को और मजबूत बनाता है कि किस तरह से जो कोई पीछे छूट गया है उसको भी हम साथ लेकर आगे बढ़ें। चलिए पार्ट 16 हो गया, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, आर्टिकल 330 से लेकर के आर्टिकल 342 तक। उसके बाद पार्ट 16 तक देख लिया, पार्ट 17 पे आ जाइए और ये बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज की। राज्य में क्या होगा, केंद्र में क्या होगा, कोर्ट में क्या ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, ये सब डिबेट जो है वो यहाँ पे फाइनली डील किया गया है पार्ट 17 में। आर्टिकल जो इसके अंतर्गत है 343 से लेकर के 351 तक। आर्टिकल 343, आर्टिकल 343, 343, 343 ऐसे भी याद रखा जा सकता है। इजी आप अपना सिनोनिम, एंटोनिम या फिर जो भी अपना एक्रोनिम, मैक्रोनिम जो बना सकते हो, बस याद रखना। तो ऑफिशियल लैंग्वेज है और इसका जो आर्टिकल 343, 343 जैसे पढ़िए से लेकर के कहाँ तक 351, 351, 343 से लेकर के 351 तक
ऑफिशियल लैंग्वेज यानी जो हमारा जो भाषा है, जो ऑफिशियल होता है, ऑफिशियल का एग्जैक्ट हिंदी अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, बट ऑफिशियल लैंग्वेज जो भाषा को लेकर जो मुख्य भाषा है वो उसके ऊपर पूरा जो व्यवस्था है वो 343 से लेकर के आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक कवर होगा, और ये आता है पार्ट 17 में। बढ़ते हैं पार्ट 18 की ओर, और ये बात करता है इमरजेंसी प्रोविजन। इससे तो काफ़ी वाकिफ हो गए, काफ़ी राज्यों में कई बार प्रेसिडेंट रूल वगैरह लगा है, इलेक्शन इशू हो या जो भी हो, और भी कई तरह के इमरजेंसीज होते हैं। आइए जुड़िए हमारे साथ, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और हम लोग जब इमरजेंसी वाला होगा उसमें प्रॉपर डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो 352 से लेकर के आर्टिकल 360 तक इमरजेंसी कौन कौन सा होगा, क्या क्या होगा, संबंध केंद्र और राज्यों के बीच क्या हो जाएगा, वो सब इमरजेंसी प्रोविजन में 352 से लेकर के 360 तक। अब आ जाता है मिसलेनियस। आम जीवन में भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो कितना भी प्लान करो छूट ही जाता है, हम लोग भी मिसलेनियस लेके चलते हैं, भाई कुछ होगा तो देखा जाएगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बिल्कुल सोच समझ के चला, कुछ मिसलेनियस रहेगा ही रहेगा। उससे कैसे डील करना है, ये है पार्ट 19 का हिस्सा, और जो आर्टिकल है वो है 361 से लेकर के आर्टिकल 367 तक। उसके बाद बात आता है पार्ट 20 की। पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान रिजिड भी है और इजी टू अमेंड भी है। कैसे है, आइए जुड़िए, वहाँ देखेंगे बहुत अच्छे से किस तरह से रिजिड और बहुत ईजिली अमेंडेबल भी है, सब अच्छे से पढ़ाया है। तो अमेंडमेंट आ जाता है आर्टिकल 368। एक आर्टिकल रट्टा मार लो पूछता है कई बार, और पार्ट भी बहुत आसान है, 20XX पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 बिल्कुल याद कर लीजिए, सवाल बनता ही है, आज निकल कहीं ना कहीं बन ही जाना है। आ जाइए आगे, पार्ट 21 में टेम्परेरी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजन। कई बार ज़रूरी है कि कुछ जीवन में इस तरह के प्रोविजंस भी हो जाते हैं जो टेम्परेरी तौर पे हों, तो उन प्रोविजंस के तौर पे क्या होगा देश में, कैसे प्रोविजंस होंगे जो टेम्परेरी कहलाएंगे, क्या होगा जो बदलाव के साथ प्रोविजंस आएंगे, ट्रांजिशनल, बदलाव रहित, बदलाव वाले, बदलाव के साथ जो बढ़े आगे। स्पेशल प्रोविजन, कोई खास मौके पे कोई खास ऐसा बनाना हो प्रोविजन, उसके लिए पार्ट 21 है, आर्टिकल 369 से लेकर के आर्टिकल 392 तक। पार्ट 22 आ जाता है और यहाँ खत्म हो जाएगा। शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। अगर कोई शॉर्ट टाइटल है, कोई ऐसा टाइटल है जो हमें रिलीज करना है, कोई नया शुरुआत है कॉन्स्टिट्यूशन में, कमेंसमेंट कुछ होगा, नया कॉन्स्टिट्यूशनल कमेंसमेंट कुछ, या अथॉरिटेटिव टेक्स्ट, किस तरह से जो हिंदी का जो टेक्स्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कई बार डिबेट हो जाता है कि इंग्लिश में ये मतलब समझ में आ रहा है, हिंदी में ये मतलब समझ में आ रहा है, वहाँ ये क्लियर करने का काम करता है कि अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एग्जैक्टली कौन पहले फॉलो होगा, अगर हिंदी और इंग्लिश में कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये सब चीज़ें यहाँ है। या कोई रिपील है, वो भी किस तरह से रिपील्स वगैरह होंगे, ये सब यहाँ आपको मेंशन मिलेगा। कौन से पार्ट में, पार्ट 22 में, और इसके आर्टिकल के साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड होता है, आर्टिकल 393 से लेकर के आर्टिकल 395 तक। मल्टीपल आर्टिकल्स है, मोर देन 400 आर्टिकल्स है, ठीक है। पर यहाँ जो, क्योंकि आपने पीछे देखा किस तरह से पंचायत में 343 से लेकर के 343 तक चला जाता है, तो ये इस तरह से मल्टीपल आर्टिकल्स के अंदर आर्टिकल्स है। तो ये हमारा जो पार्ट है और जो उसके आर्टिकल्स हैं, पार्ट्स हो गए, सब्जेक्ट्स हो गए, उसके आर्टिकल्स हो गए, ये हमारा यहाँ खत्म होता है। अगर आपको लगता है कि हमारा किया हुआ इनिशिएटिव आपके काम का है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यारों दोस्तों में जम के बताएं कि भाई हम भी कुछ कर रहे हैं, हमारे भी जान पहचान में कोई है जो कर रहा है, हमारे देखे हुए वीडियो में कुछ अच्छा है जो, तो बस ये करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम आपके लिए इसी तरह काम के वीडियो लाते रहेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। दिस इज फाइन लर्निंग saying you goodbye, not good boy. Yes, you all guys are good boys and girls, but saying you good boy, again I don't know why I'm stuck to boy, but goodbye, take care, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।